दोस्तों 2019 में इंडिगो के को फाउंडर्स के बीच टकराव हुआ। भाटिया, मुझे पता है तुम इंडिगो के पैसों का इस्तेमाल अपनी ही कंपनियों की जेबें भरने के लिए कर रहे हो। देखो गंगवाल, वो डील्स हमारी कमाई का 1% से भी कम है। राय का जबरदस्ती ना पहाड़ मत बनाओ। अरे मुझे सब पता है, बोर्ड के मेंबर्स को भी तुम ही चुनते हो, सीईओ को भी, सबको। अरे पर ये तो शुरुआत में ही तय हो गया था ना, अब क्यों खामा खाओ चल रहे हो। अब यही दोनों इंडिगो फाउंडर्स के बीच की 6 साल पुरानी लड़ाई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस के चौंकाने वाले कोलैप्स की वजह बनी, जिसके बाद दिसंबर 2025 में 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गयी और हजारों यात्री फंस गए। इससे भारत की सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस में दबे हुए सभी मुद्दे और खराब मैनेजमेंट का खुलासा हो गया। दोस्तों, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और एविएशन के दिग्गज राकेश गंगवाल ने 2006 में इंटरग्लोब एविएशन के रूप में इंडिगो की शुरुआत की। अपने कॉम्पिटिटर्स किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज के उलट, जो ग्लैमर और फैंसी सर्विसेज पर ज्यादा फोकस करते थे, इंडिगो ने ऑपरेशनल डिसिप्लिन पे ध्यान दिया। एक ऐसा डिसिप्लिन जो उन्होंने एयरबस A320 का इस्तेमाल करने से शुरू कर दिया था, जिससे ट्रेनिंग और फ्लीट प्लानिंग सिंपल हो गई और इकार्स जैसे सिस्टम लागू किए, जिन्होंने टर्न अराउंड टाइम ट्रैक करने में मदद की। वहीं उनकी ऑपरेशनल टीम हर मिनट ग्राउंड एक्टिविटी की निगरानी करती थी। इस तरह उनके नए फ्लीट ने मेंटेनेंस की देरी और फ्यूल की लागत कम की, जिससे इंडिगो का कॉस्ट एडवांटेज मजबूत हुआ। तो जब 2008 को दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई, तो इसका असर एविएशन सेक्टर पर भी हुआ और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतें आसमान छू गयी। तब उस समय जेट एयरवेज और स्पाइस जेट जैसे प्लेयर्स को काफी नुकसान हुआ, लेकिन नई लॉन्च हुई इंडिगो अपने कंप्लेन्स और सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप की वजह से बची रही। फिर 2010 के बाद जब मंदी में सुधार आया, तब अपने परफेक्ट एग्जीक्यूशन से 17.3% के पैसेंजर मार्केट शेयर के साथ इंडिगो टॉप 3 भारतीय कैरियर्स में से एक बन गई। इसके उलट मार्केट लीडर्स जेट एयरवेज, किंगफिशर, सहारा और एयर डेक्कन खरीदने के बाद संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, फिर 1 साल बाद इंडिगो ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किए और यूएस में 15 बिलियन के 180 A320 एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर दिया। देखते ही देखते 2012 में जेट एयरवेज को पीछे छोड़ते हुए इंडिगो भारत की सबसे बड़ी और सबसे मुनाफे वाली एयरलाइन बन गई, वो भी शुरू करने के सिर्फ 6 साल के बाद। और अब आगे के वर्षों में इंडिगो ने ये पोजीशन बनाए रखी और अक्टूबर 2015 में 3000 करोड़ के IPO के साथ स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली। दिसंबर 2019 तक ये 1500 डेली फ्लाइट्स उड़ाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। साथ ही 2022 में ओएजी, एक ग्लोबल ट्रेवल डेटा प्रोवाइडर द्वारा दुनिया भर में 15वीं सबसे पंक्चुअल एयरलाइन होने का भी खिताब जीता इसने। वैसे दोस्तों, एक नजर में इंडिगो के ऑपरेशन जहां फर्स्ट क्लास दिख रहे थे, वहीं पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग ही चल रही थी। तो इंडिगो जब छोटी थी, इसके फाउंडर्स ने एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया था, जो जिम्मेदारियों को साफ साफ बांटता था। जहां भाटिया ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, जबकि गंगवाल अपने एविएशन के ज्ञान के साथ स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। उस एग्रीमेंट ने भाटिया को इंटरग्लोब को ज्यादातर डायरेक्टर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव को हायर करने की भी इजाजत दी। लेकिन जैसे ही इंडिगो एक नेशनल स्तर पर पहुंची, वो पुराना अरेंजमेंट अब इसके लेवल को मैच नहीं कर रहा था। तो अब गंगवाल को को फाउंडर होने के बावजूद भी कंपनी के बड़े ऑपरेशनल फैसलों में सीमित निगरानी के साथ छोड़ दिया गया। यहाँ गंगवाल की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भाटिया सही बोर्ड जांच के बिना अपनी ही कंपनियों के साथ डील्स को अप्रूव कर रहे थे। यानी कि भाटिया अपने इंटरग्लोब ग्रुप के होटल्स, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों को एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। और मजे की बात ये थी कि ट्रांजैक्शन उनके द्वारा बिना सही चेकिंग के ही मान्य किए जा रहे थे। इसलिए भाटिया ने दावा किया कि ये डील कंपनी के 0.5% से भी कम है और इसीलिए फॉर्मल बोर्ड अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। वो बात जिससे गंगवाल अभी भी असहमत थे, क्योंकि गंगवाल का मानना था कि अगर इन लेन देन की सही मायने में स्वतंत्र बोर्ड द्वारा जांच नहीं की गई, तो पैसे के गलत इस्तेमाल का उन पर आरोप उठ सकता है। अब जब बार बार चर्चाओं से इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, तो गंगवाल ने इंडिगो के रूल्स में बदलाव के लिए शेयर होल्डर्स वोटिंग से दबाव डाला, लेकिन वहाँ भी वे असफल रहे। तो 8 जुलाई 2019 को गंगवाल ने सेबी के पास एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की और फर्म के 2015 के IPO ऑफर डॉक्यूमेंट में गलत बयानी का भी आरोप लगाया। और वे यहाँ रुके नहीं, उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया, जिसके बाद उन्होंने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन LCIA में एक विवाद दर्ज किया। इसके बदले में भाटिया ने भी एक काउंटर क्लेम दायर की, ये तर्क देते हुए कि गंगवाल शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं था। बस फिर क्या, LCIA आर्बिट्रेशन केस 2020-21 के दौरान चलाया गया। सेबी ने भी अपनी जांच को जारी रखा और इन सब के बाद ये पाया गया कि वाकई में ऐसे कई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थे जहां बोर्ड की मंजूरी पूरी नहीं की गई थी।
और तो और कुछ केसेस में ऑडिट कमेटी ने डील साइन होने के बाद भी अप्रूवल्स दिए थे। हालांकि सेबी ने इंडिगो के उल्लंघनों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना 2.1 करोड़ का भुगतान करके मामला सेटल करने की इजाजत दे दी। फिर सितंबर 2021 में लंदन आर्बिट्रेशन भी गंगवाल के पक्ष में गया और भाटिया को मजबूर किया एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करवाने के लिए, और साथ ही गंगवाल को भी इंडिगो के नाम को हानि पहुंचाने के लिए भाटिया और आईजीई ग्रुप को $25,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया। हालांकि दोस्तों बता दें, इन सभी बदलावों के बावजूद भी इंडिगो के अंदर पावर बैलेंस काफी हद तक पहले जैसा ही रहा। दोस्तों भाटिया के पास अभी भी 10 मेंबर बोर्ड पर 5 सीटें थी, जबकि गंगवाल के पास केवल 1। और अब उम्मीदें हारते हुए गंगवाल ने रोजमर्रा के काम काज से पीछे हटना शुरू कर दिया और 2022 की शुरुआत में उन्होंने आखिरकार बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दी। इतनी कि 2025 के बीच उनकी होल्डिंग 36% से घटकर 5% तक आ गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इतना पैसा बनाया कि वे बन गए भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़े फाउंडर एग्जिट में से एक। इस बीच भाटिया मैनेजिंग डायरेक्टर की गद्दी पर बैठे और पहली बार पूरी कमान हाथ में ले ली। उनकी लीडरशिप से तेजी से कंट्रोल आया और उन्होंने उन अंदरूनी दिक्कतों को भी कम किया जिनके बारे में गंगवाल ने चेतावनी दी थी। अब भाटिया ने फिर 55 साल के एविएशन दिग्गज पीटर एल्बर्स को सीईओ के रूप में हायर किया, जिन्होंने इंडिगो के इंटरनेशनल ऑपरेशंस को बढ़ाया। अब भले ही इंडिगो मुनाफे में बनी रहे, मगर विदेश में फैली दिक्कतें अब भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। इस तरफ 2024 में डीजीसीए ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के दूसरे चरण की घोषणा कर दी, जिसने हर हफ्ते के पायलट आराम को 36 से 48 घंटे तक बढ़ाया और थकान को कम करने के लिए नाइट लैंडिंग को प्रतिबंधित कर दिया। नियम नवंबर 2025 तक पूरी तरह से लागू होने वाले थे। हर एयरलाइंस को शेड्यूल को बदलने, ज्यादा पायलट हायर करने और रोस्टर को फिर से डिजाइन करने के लिए लगभग 2 साल का समय दिया गया। अब जबकि ज्यादातर एयरलाइंस ने बफर टाइम जोड़कर और क्रू बढ़ाकर धीरे धीरे एडजस्ट किया, इंडिगो ने पुराने स्टाफिंग और सिस्टम के साथ ऑपरेशन करना जारी रखा और उन्होंने ऐसा अपने पायलट को बार बार रीअसाइन, ओवर टाइम पैटर्न और टाइम रोटेशन का उपयोग करके स्ट्रेच किया। इस बीच 1500 एयरक्राफ्ट के उनके विशाल ऑर्डर के कारण हर हफ्ते एक एयरक्राफ्ट बढ़ता गया, जिससे उनके क्रू पर और भी ज्यादा दबाव पड़ा। और 2025 में भी अपने इंटरनल डेटा में क्रू अवेलेबिलिटी पर बढ़ता दबाव दिखने के बावजूद इंडिगो एयरलाइन ने अपने विंटर शेड्यूल में और फ्लाइटें बढ़ाने का फैसला किया। मगर ये फैसला थोड़ा दिक्कतों भरा रहा, क्योंकि जब कोई फ्लाइट अपनी ड्यूटी विंडो से आगे खिसकती है, यानी वो मैक्सिमम घंटे जो एक टीम काम कर सकती है, तो उन्हें उसे दूसरी टीम से बदलना पड़ता है। लेकिन इंडिगो के पास अक्सर कोई स्टैंड बाय टीम उपलब्ध ही नहीं होती थी। आखिरकार दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये दिक्कतें इतनी बढ़ गई कि एक डोमिनो इफेक्ट में एक कैंसिल हुई फ्लाइट ने कई और फ्लाइटों को ट्रिगर कर दिया, जो आगे देरी में बदल गई, फिर कैंसिलेशन में और आखिरकार एक फुल सिस्टम ब्रेकडाउन में। और 9 दिन के अंदर 4290 से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हो गई और 64 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई, जिनमें से 755 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन सिर्फ पायलट से जुड़े मुद्दों की वजह से हुई थी। यात्रियों का गुस्सा भी तेजी से बढ़ा, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टाफ भी सही सपोर्ट या जानकारी नहीं दे रहे थे, जो सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी एयरलाइंस पर भी किराए 300% से बढ़ गए, जिससे सरकार को टिकट की कीमतों पर रोक लगानी पड़ी। फिर एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को उन प्लानिंग गैप्स को समझाने का निर्देश दिया जो हादसे का कारण बनी। साथ ही FDTL नियमों की डेडलाइन को फरवरी 2026 तक सिर्फ इंडिगो के ऑपरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए बढ़ा दिया। इंडिगो का स्टॉक भी तेजी से गिरा। हर हफ्ते के अंदर मार्केट वैल्यू में लगभग 12% यानी करीब 25,000 से 31,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सीईओ एल्बर्ट ने एक हल्की माफी जारी की, रिफंड का वायदा किया और अगले 12 महीनों के दौरान 300 कैप्टन और 600 जूनियर्स फर्स्ट ऑफिसर्स की हायरिंग का प्लान भी बताया। हालांकि ये प्लान्स भी बड़े ही पेचीदे सपनों की तरह थे, क्योंकि पायलटों को एयरलाइन स्विच करने से पहले 6 से 12 महीनों की लंबी नोटिस पीरियड को सर्व करना होता है। विदेशी पायलटों को भी हायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होगा और कानूनी मंजूरी को पूरा करने के लिए कम से कम 3 महीनों का टाइम लग जाएगा। अब इस मामले ने डीजीसीए और सरकार पर भी सवाल उठाए। जैसे डीजीसीए ने जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक अनुपालन का ऑडिट क्यों नहीं किया, चेतावनी के संकेतों को क्यों नजरअंदाज किया गया। और इस घटना के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बस ये कह दिया, हम एयरलाइन के साथ लगातार संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि उन्हें कोई समस्या है। दोस्तों, इंडिगो को गंभीर रूप से दंडित किया जाना तय है और अब वो शायद 750 फ्लाइट्स भी खो देंगे, जो अन्य एयरलाइंस को दे दी जाएंगी।
तो दोस्तों अब क्या सीईओ इस्तीफा देंगे अगर जांच में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि सरकार पर दबाव डले कि वे एफडीटीएल के नियमों को आगे बढ़ाए। दोस्तों गंगवाल ने चेतावनी दी थी कि ये कमजोर मैनेजमेंट ही स्ट्रक्चरल फेलियर का कारण बनेगी और यही हुआ भी। आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर 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 बताइएगा। डिस्बो की शायरी। एयरलाइंस इंडिगो के सब बिगड़ गए हैं काम, फ्लाइटों के कैंसिल होने से हुए खूब बदनाम, मैनेजमेंट के अंदर कब से पनप रहा था रोग, आज बेचारे यात्री उनकी गलती रहे हैं भोग। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।